हाय एवरीवन। हिस्ट्री के हमारे इस कोर्स के अंदर मैंने सबसे पहले एंशंट हिस्ट्री का डिस्कशन आप लोगों के साथ शुरू किया था। एंशंट हिस्ट्री का पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने जो हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं, जिससे हमें हमारे देश की प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, उसे डिस्कस किया। और आज की हमारी इस नई वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंशंट हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम रहेगा प्री हिस्टोरिक कल्चर्स। मैं टाइटल सबसे पहले आपके सामने मेंशन करूंगा, प्री हिस्टोरिक कल्चर्स। देखो, जब हम अपने प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानने की शुरुआत करते हैं ना, तो वो अलग अलग फेजेस में हमें नजर आता है। और जब हम प्री हिस्टोरिक कल्चर्स टॉपिक को पिक करते हैं, तो हमें देखने के लिए मिलेगा कि इतिहास के लिखे जाने से पहले का जो मनुष्य हुआ करता था, उस समय पर रहने वाले मनुष्य के कल्चर्स किस प्रकार से हुआ करते थे। तो देखो, जो सबसे पुराने ह्यूमन रिमेन्स हमें मिलते हैं, जिनका संबंध हमें स्टोन टूल्स से रिलेटेड नजर आता है, वो अफ्रीका में पाए गए, जिन्हें आप लगभग 3.5 मिलियन साल पुराना देखते हैं। और अगर मैं हमारे देश के अंदर यानी कि भारत की बात करूंगा, तो यहाँ पर जो एविडेंस है, पहली बार वो सिर्फ मिडिल पैलियोस्टीन समय में नहीं, इवन उससे भी काफी टाइम पहले हमें नजर आता है, लगभग 5 लाख साल पहले। तो ये कहा जाता है कि जो शुरुआत का मनुष्य हुआ करता था, जिसके बारे में हमारे देश के अंदर आइडिया लगता है, उनके बारे में हमें चीजें प्राप्त होती हैं आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज हैं उनके जरिए, तो हमें पता चलता है कि शुरुआती मनुष्य क्या हुआ करता था, नोमैड हुआ करता था। उन्हें नोमैड्स कहा करते थे, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि क्या करता था, एक जगह से दूसरी जगह तक खाने की तलाश में या फिर रहने की तलाश में घूमता रहता था। उस टाइम पर किसी भी प्रकार से कल्टीवेशन नहीं हुआ करता था। यानी कि उस समय का व्यक्ति सिर्फ ये देखा करता था कि मुझे इस जगह पर खाने के लिए कोई चीज़ प्राप्त होगी, तो मैं थोड़े दिन के लिए यहाँ पर वेट करता हूँ और अपने खाने की व्यवस्था करता हूँ। और अगर यहाँ पर मेरी खाने की व्यवस्था नहीं है, तो मैं इस जगह से किसी और दूसरी जगह पर ट्रैवल करके देखूँगा, हो सकता है मुझे वहाँ पर चीज़ें प्राप्त हो जाएँ। तो आप ये मानिएगा कि ये सिर्फ वो चीज़ें कंज़्यूम करा करते थे जो कि इन्हें किसी सर्टेन प्लेस पर प्राप्त हुए जाती थी। और अगर वहाँ पर इन्हें कोई चीज़ नहीं मिल रही है, तो वो वहाँ पर अपने खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते रहते थे। जानवरों को मारा करते थे, प्री हंटेड एनिमल्स, और उन्हीं एनिमल्स की सर्च में वो एक जगह से दूसरी जगह पर आपको ट्रैवल करते हुए नज़र आते थे। इसी प्री हिस्टोरिक कल्चर के डिस्कशन के मनुष्य के बारे में जब हम बात करते हैं, तो खाने के लिए क्या कर रहे हैं, हमने देखा कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर सर्च कर रहे हैं। अपने रहने के लिए भी ये क्या किया करते थे, ये केव्स में रहा करते थे, क्योंकि ह्यूमन माइंड उस टाइम पर इतना तो डेवलप हुआ नहीं था कि हमें पकी हुई मिट्टियाँ कैसे बनानी है, पकी हुई मिट्टियों की ईंटें कैसे बनानी है। तो उस समय का जो मनुष्य आपको नज़र आएगा, वो गुफाओं में रहा करता था, या फिर वो बड़े-बड़े पेड़ों की जो पत्तियाँ हुआ करती थी, या फिर जो उन बड़े-बड़े पेड़ों की छालें हुआ करती थी, उससे वो कुछ ऐसी चीज़ें बनाया करता था, सो दैट कि वो ठंड से, गर्मी से, बारिश से या फिर किसी भी इस प्रकार की प्रॉब्लम से सेफ रह सके। और इसी प्रकार जब हम स्टोन एज के लेटर पार्ट की तरफ ट्रैवल करेंगे, यानी कि पाषाण काल के बाद वाले समय की तरफ ट्रैवल करेंगे, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, नियोलिथिक एज। तो नियोलिथिक एज की तरफ आते आते जो मनुष्य था, वो पहले जिस तरीके से ट्रैवल करता रहता था ना, अपने रहने की जगह ढूंढते हुए या फिर अपने खाने का कोई जरिया ढूंढते हुए, नियोलिथिक एज में आते हुए वो एक जगह पर सेटल डाउन होना शुरू हुआ, यानी कि एक जगह पर उसका ठहराव देखने के लिए मिला। और वहीं से उसको आइडिया लगा किसका, एग्रीकल्चर का, यानी कि कृषि का। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि मनुष्य को कि कृषि नाम की चीज होती है, उसका पता लगाने लगभग लगे 3 लाख साल। यानी कि जिसे हम पहले फूड गैदरर कहा करते थे, कि उसने जानवर मारा, उस जानवर से उसको खाने योग्य जो भी चीज मिली, उसको उसने रख लिया, जब भूख लगी तब उसने खा लिया। तो इस फूड गैदरिंग वाले फेज से फूड
प्रोड्यूसर वाले फेज तक का समय मनुष्य को कितना लगा? लगभग 3 लाख साल। तो ये एक आइडिया दिया है मैंने। अब मैं आप लोगों को हमारे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का जो प्री हिस्टोरिक फेज है, प्री हिस्टोरिक फेज का मतलब क्या है? जब इतिहास लिखा हुआ नहीं हमें मिलता है। ऐसा समय जिन्हें हम किस प्रकार से आइडिया लगाते हैं, खुदाइयों में कोई चीज मिल जाएंगी तो उससे आइडिया लगा लेंगे, उसकी कार्बन डेटिंग करके कि ये वाला जो अवशेष है वो कितने वर्ष पुराना है। अब मैं आपके सामने जो अगला पॉइंट डिस्कस करूंगा वो करूंगा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का डिवीजन। आइए भाई, डिवीजन ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। डिवीजन ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। ये कोर्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आप लोगों को मिलेगा। मैं इसमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करने वाला हूँ। तो अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको बहुत ज़्यादा जल्दी है, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ढूँढने हैं, तो एक बार आप इस कोर्स को पूरा हो जाने दीजिए। अपने हिसाब से आप जिस टॉपिक की वीडियो देखना चाहते हैं, आराम से उसको ओपन करके अपने हिसाब से स्पीड को मेंटेन करके देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के जो समय है उसको थोड़ा-सा डिवाइड करते हैं। 3 फेजेज़ में आपकी मैं हिस्ट्री को डिवाइड करूँगा, तो यहाँ पर मैं अगली चीज़ जो लिखता हूँ, आपके सामने चार्ट मैं ड्रॉ करूँगा। हम जब हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हिस्ट्री को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ध्यान दीजिएगा इन सब बातों को। जिस स्टूडेंट ने इतिहास नहीं पढ़ा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। सबसे पहला भाग जो इतिहास का हमें देखने के लिए मिलता है, उसे कहते हैं हम प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड, और इसी को आप जानते हैं स्टोन एज के नाम से, जिसको हिंदी में कह देते हैं पाषाण काल। दूसरे खंड में जो हम इतिहास को पढ़ते हैं उसको कहा जाता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और तीसरे नंबर पर आता है हमारे सामने हिस्टोरिक पीरियड। ये हिस्टोरिक पीरियड आपका एक प्रकार से वो वाला समय है जब आपको इतिहास लिखित रूप में साहित्यिक स्रोतों में मिलने लगेगा। तो अभी हम कहाँ पर हैं? हम हैं यहाँ पर प्री हिस्टोरिक पीरियड में। अब इस प्री हिस्टोरिक पीरियड को मैं 3 खंडों में डिवाइड करूंगा, जहां पर पहले आपको नजर आएगा पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज। दूसरे खंड में आपका आएगा मीजोलिथिक एज। मीजोलिथिक एज। और तीसरे खंड में आपको नजर आएगा नियोलिथिक एज। देखो, इसमें हिंदी अंग्रेजी प्लीज मत करिएगा। हर शब्द को मैं कोशिश करता हूँ हिंदी माध्यम में मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊं। पैलियोलिथिक एज की जब बात होती है तो यह है पुरा पाषाण काल। मेसोलिथिक एज की जब हम बात करते हैं तो यह है मध्य पाषाण काल। और नियोलिथिक एज की जब हम बात करते हैं तो यह है हमारे सामने नव पाषाण काल। अभी जिस क्लास में, जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, उसमें मैं आप लोगों को यही प्री हिस्टोरिक एज के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। तो ये जो मैंने आपके सामने प्री हिस्टोरिक एज लिखा, आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? तो देखो, मैंने आप लोगों के सामने जो हिस्ट्री है एंशिएंट इंडिया की, उसका जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है को 3 भागों में विभाजित किया। प्री हिस्टोरिक पीरियड पर पहले मैं आप लोगों से बात करूंगा। प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी कि ये वाला जो खंड है, इसको मैं 1 नाम दे देता हूँ। इस प्री हिस्टोरिक पीरियड का जब जिक्र हम करते हैं, तो यहाँ पर जो ह्यूमन कल्चर हुआ करता था, इसके बारे में हमें किसी भी प्रकार की लिखित जानकारी नहीं मिलती है। इस समय का जो ह्यूमन हुआ करता था, वो सिविलाइज्ड नहीं था। इस समय का जो ह्यूमन था, उसके इतिहास के बारे में हमें जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस प्राप्त होते हैं, सिर्फ उनसे पता चलता है। फिर मैंने इसी प्री हिस्टोरिक पार्ट को ए, बी और सी 3 खंडों में डिवाइड किया। इसमें पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज है, उसके बारे में अभी मैं ओपन करूंगा। फिर मैंने हिस्ट्री का जो दूसरा कालखंड था, जिसको मैंने नाम दिया प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, इसके बारे में डिस्कशन किया। इसके अंदर क्या है? ये वो समय है जो कि प्री हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड के बीच में है। इस समय में जो कल्चर होगा या सिविलाइजेशन होगी, वो अभी उतनी डेवलप नहीं हुई है कि वहां से आपको लिखित जानकारी मिलेगी।
लेकिन वहां पर बाकी के कल्चर्स आपको ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में आते हुए नजर आए, जिनकी आपको पाषाणों पर लेखाएं देखने के लिए मिली। और ये वाला जो समय है, इसको मैं आपसे अगर रेफर करूं तो ये आपको नजर आएगा 2500 बीसी से लगभग 600 बीसी तक वाला। इसको हम कहेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के नाम से। और फिर तीसरा जो कालखंड है हमारे इतिहास का, वो है हिस्टोरिकल पीरियड। नाम से ही पता चल रहा है कि इस समय के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स में है। इस समय का जो ह्यूमन है वो सिविलाइज हो चुका है, हिस्टोरिकल एक्टिविटीज करना शुरू कर दिया है। और अगर मैं इसकी डेट आपको रेफर करूं तो 600 बीसी से आगे के समय का जो ह्यूमन होगा वो इसी हिस्टोरिक पीरियड में आप लोगों को देखने, समझ रहे हैं अभी मेरी बातों को? अब मैं क्या करूंगा, इस प्री हिस्टोरिक पीरियड के जो तीन कालखंड थे, पैलेयोलिथिक एज जिसको हम पुरा पाषाण काल कहेंगे, मेसोलिथिक एज जिसको हम मध्य पाषाण काल कहेंगे, और आपका नियोलिथिक एज यानी कि नव पाषाण काल कहेंगे, इन तीनों को ही डिस्कस करने के लिए इस चैप्टर में हम बात करेंगे। तो चलिए फिर हम ओपन करते हैं पैलेयोलिथिक एज। आइए, तो मैं एक बार हेडिंग डाल देता हूं, पैलियोलिथिक एज। एक तो ये नाम आपको देखने के लिए मिलेगा, या फिर इसके साथ में मैं ब्रैकेट में एक और चीज आपकी ऐड करूंगा, वो करूंगा हंटर्स एंड फूड गैदरर्स। हंटर्स एंड फूड गैदरर्स यानी कि वो मनुष्य जो हंटिंग करेगा, जानवरों को मार के खाएगा, सिविलाइज नहीं है, तो उसको आइडिया नहीं है कि भी खाने को हमें अच्छे से प्याज टमाटर में छोके खाना है, नहीं खाना है। ठीक है। अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड है उसका पहला समय हमने इस नाम से जाना, पैलेयोलिथिक पीरियड के नाम से जाना। पहले सवाल आप लोगों से क्या पूछ लिए जाते थे ना, अभी तो ऐसे सवाल बंद हो गए हैं कि ये जो पैलेयोलिथिक एज है बताइए वो कौन से और किस प्रकार के आपके भाषाई शब्दों से निकल मिलकर बना हुआ है। तो देखो, ग्रीक वर्ड है आपका ये पैलियो। ठीक है, यहाँ पर चलो लिख देते हैं, ये ग्रीक भाषा से निकाला हुआ शब्द है पैलियो। इसका मतलब होता है ओल्ड। और फिर इसके बाद है आपका लिथोस। जब इस लिथोस शब्द की बात होती है तो इसका मतलब है स्टोन। यानी कि ये पीरियड वो होगा जो कि आपका पैलेस्टोसीन पीरियड या फिर आइस एज में डेवलप हुआ था। या फिर आप इसके शाब्दिक अर्थ के आधार पर ये कह पाओगे कि उस समय का मनुष्य जो कि ओल्ड स्टोन एज के सामने आपको कुछ कुछ एक्टिविटीज करता हुआ नजर आएगा। इसके समय की बात नहीं करेंगे कि देखो इतने मिलियन साल पुराना, इतने हजार साल पुराना। लेकिन आप इतना मान सकते हैं कि ये जो हम पैलेयोलिथिक एज की बात कर रहे हैं, इसमें हमारी ह्यूमन हिस्ट्री का 99% समय कवर होता है। समझ रहे हो? क्योंकि इसकी जो बात होती है ना वो 2 मिलियन ईयर अगो से शुरू होती है और लगभग 12,000 ईयर्स अगो तक आती है। तो एक बहुत लंबा फेज है। ये एक बहुत लंबा फेज है जिसमें हम लगभग अपनी 99% हिस्ट्री को शामिल पाते हैं। बाकी आप लोगों को पता है जैसे समय समय पर एविडेंसेस प्राप्त हुए, हमारे साउथ इंडिया के अंदर आपको पत्थरों के बने हुए टूल्स प्राप्त हुए। पाकिस्तान के अंदर एक वैली है, उसका नाम है सुहान वैली। इस वैली के अंदर हमें कई प्रकार के टूल्स प्राप्त हुए। तो हमें ये आइडिया मिलता है कि जो ह्यूमंस हैं वो इंडिया में भी रह रहे थे लगभग 5 लाख बीसी के समय में। और ऐसी साइट्स को हमारे देश के एक बहुत ही प्यारे राज्य कश्मीर में भी पाया गया है। और इसी हम डिस्कशन को इसीलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ऐसे जो हमें एविडेंस मिले हैं वो हमारे देश के अंदर भी मिले हैं। अगर नहीं मिले होते तो मे बी इस चीज को हमारे इस एंशंट हिस्ट्री वाले सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया गया होता। तो चलो अभी बात कर लेते हैं इस पैलेयोलिथिक एज वाले ह्यूमन की। तो देखो, जो अर्ली ह्यूमंस हुआ करते थे वो क्या करते थे, वो ना स्टोन टूल्स यूज किया करते थे। स्टोन टूल्स आपको जो मैं पीडीएफ दूंगा या फिर जो आप मेरी बुक को परचेज करके लेना चाहेंगे, उसमें मैंने इमेजेस भी ऐड कर रखी हैं कि किस किस प्रकार के टूल्स या फिर स्टोन्स के बने हुए टूल्स वो यूज करा करते थे, किसके लिए, हंटिंग के लिए, कटिंग के लिए,
अपनी जितने भी बाकी के पर्पस होते हैं उन सभी के लिए वो स्टोन टूल्स का इस्तेमाल किया करते थे। और ये जो टूल्स थे ये किससे मिलकर बना हुआ करते थे? स्टोन से मिलकर बना हुआ करते थे, या फिर ये लकड़ी के बना हुआ करते थे, या फिर ये बोन्स के यानी कि हड्डियों के बना करते थे। इन अलग-अलग प्रकार के टूल्स को अर्ली मैन यूज़ किया करता था। और इन्हीं टूल्स में कई सारे ऐसे टूल्स हुआ करते थे जिससे वो क्या किया करते थे, हड्डियों को काटने में, मीट को कट करने में, या फिर पेड़ों से जो बार्क होती है, जो छाल होती है उसको काटने में, एनिमल्स की स्किन्स को हाइड करने में, फ्रूट को चॉप करने में, या फिर रूट्स को चॉप करने में। इस प्रकार के अलग-अलग प्रकार के टूल्स हमें ऐसी अलग-अलग साइट से प्राप्त होते हैं। कई सारे ऐसे भी आपके टूल्स प्राप्त हुए जिसमें कि ना हैंडल हुआ करते थे। कई सारे ऐसे भी आपको टूल्स स्टोन्स के, बोन्स के या फिर वुड के मिलकर नज़र आएँगे जिसमें आपकी स्पीयर हुआ करती थी या फिर एरो साइज़्ड टूल्स हुआ करते थे। तो ऐसे टूल्स की जो इमेजेस वगैरह हैं वो आपको मैं पीडीएफ में दे दूँगा, उस पीडीएफ से भी आप उनकी एक इमेज को देख सकते हैं। ठीक है? ओके। पैलेयोलिथिक एज के जब मैं मैन की बात कर रहा हूँ ना, तो इसी पैलेयोलिथिक मैन के द्वारा डिस्कवर किया गया क्या? फायर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डिस्कवर्ड फायर, आग की खोज। अब यहाँ से आप लोगों के लिए एक सवाल बनता है। आपसे पूछा जाएगा कि दिए गए 4 विकल्प में से आप ये बताइए कि हमारे भारत में वो कौन-सा राज्य है, जिस राज्य से हमें एविडेंस प्राप्त हुए हैं कि उस समय के मनुष्य के द्वारा आग का यूज़ किया जाता था, क्योंकि हमें इस राज्य से कुछ ऐश यानी कि राख के ट्रेसेस प्राप्त हुए हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है, आंध्र प्रदेश का कुरनूल। ये याद रखेंगे, वैसे इस तरीके के सवाल ही बनता है। बाकी ज़्यादा इधर-उधर की बातें अब आपके इतने पुराने समय के इतिहास के बारे में ये नहीं पूछता है। विंटर्स की बात करें तो विंटर्स में जो उस समय का मनुष्य हुआ करता था, वो क्या करता था, जो जानवर हुआ करते थे उनके स्किन्स को खुद को लपेट कर रखा करता था सो दैट कि अपने आप को वो गर्म रख पाए। ठीक है? सर्दियाँ आती थी और इस समय में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करती थी। बेयरली वो मैनेज कर पाते थे कि उनके पास अपने आप के जीवन यापन को करने के लिए फूड अवेलेबल रहे। हंटिंग पर वो पूरा का पूरा डिपेंड रहता था। घर बनाने की उसके पास नॉलेज नहीं थी। अम, इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज़, उत्तर प्रदेश के अंदर मिर्ज़ापुर आपने सभी ने सुना होगा। ये जगह इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर एक वैली है, उस वैली का नाम याद रखिएगा, बेलन वैली। अब आपसे मैं इस उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट के बेलन वैली का ज़िक्र क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ से हमें कुछ एनिमल्स के रिमेन्स प्राप्त होते हैं। जिसमें कि आपको बकरियों के रिमेन्स प्राप्त होंगे, भेड़ वगैरह या फिर जितने भी मवेशी हुआ करते थे, उनको ये लोग डोमेस्टिकेट भी करते थे। और ये कितने समय पुरानी बात है? 25,000 बीसी की बात है। तो आपसे ये ज़रूरी नहीं है कि वो आदमी को क्या पसंद था, क्या पसंद नहीं था, लेकिन हाँ, आप लोगों से सवाल यहाँ से ज़रूर पूछ पाएँगे वो, कि दिए गए 4 विकल्प में से बताइए कि बेलन वैली जिसका संबंध पैलेयोलिथिक एज के मवेशियों के रिमेन्स को लेकर होता है, वो दिए गए 4 विकल्प में से कौन से राज्य में स्थित है? या फिर अगर कोई यूपी का एग्ज़ाम दे रहा है, तो वो उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछ लेंगे जहाँ पर ये बेलन वैली आपकी अवेलेबल है, ठीक है? तो ये जो अर्ली मैन है, देखो ये सेटल्ड नहीं था, हंटिंग किया करता था, एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करता था खाने की खोज में, जानवरों का पीछा करते हुए उन एनिमल्स को, उनकी मूवमेंट्स को ट्रैक करते हुए सो दैट कि उसको हंट कर पाए। अलग-अलग प्रकार के प्लांट्स की खोज में घूमता रहा करता था। हो सकता है उसके कुछ फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स दूसरी जगह रहा करते होंगे तो उसको लेकर वो ट्रैवल किया करता था। तो ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं किस समय के व्यक्ति में, जो ये हम पैलियोलिथिक एज के ह्यूमन की बात कर रहे हैं, मैन की बात कर रहे हैं। लगभग 12,000 साल पहले की आप लोगों को कुछ ऐसे मेजर चेंजेस नज़र आएँगे, जिसमें ना क्लाइमेट एक बहुत बड़े तौर पर अपने आप को चेंज करता है। रिलेटिवली जो कंडीशंस उस समय के क्लाइमेट में हुआ करती थी, उससे वार्म होनी शुरू हुई और धीरे-धीरे करके जैसे समय आगे बढ़ता गया, तो आपको क्या डेवलप होते हुए नज़र आए? ग्रासलैंड्स।
ग्रासलैंड्स यानी कि घास के मैदान डेवलप होने लगे, क्योंकि क्लाइमेटिक जो चेंजेस हैं उनकी वजह से ऐसे चेंजेस नजर आए। ठीक है। अब जैसे ही घास के मैदान आपको अलग-अलग एरियाज़ में डेवलप होते हुए नज़र आए, तो आप लोगों को ये नज़र आएगा कि अलग-अलग प्रकार के जो और जानवर हुआ करते थे, जो कि सिर्फ़ घास पर सर्वाइव होने की कंडीशन में रहा करते थे, उनके नंबर्स इंक्रीज़ होते हुए नज़र आए। तो कहीं न कहीं ये सिचुएशन फिर उस समय के मनुष्य के लिए भी फ़ेवरेबल थी, ठीक है? जिसकी वजह से जो मनुष्य था, उसको ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि भई एक काम करते हैं, इनको मारने के अलावा एक काम करते हैं, इनको ना चराना शुरू कर देते हैं। इस समय पर फिशिंग भी होने लगी, मछलियों को पकड़ना। तो फिशिंग और दूसरी चीज़ एनिमल रियरिंग, यानी कि पहले जो मनुष्य की सिर्फ़ ये सोच हुआ करती थी कि भई मारो और खाओ और पेट भरो और फिर उसके बाद अगला जानवर ढूँढो। जब क्लाइमेटिक चेंजेस हुए और आपको अलग-अलग जगहों पर बड़े तौर पर ग्रासलैंड्स को आपने डेवलप होते हुए देखा, तो आपको जो ये ऐसे एनिमल्स हुआ करते थे जिनका सर्वाइवल सिर्फ़ घासों पर या फिर इस प्रकार के वेजिटेशन पर हुआ करता था, तो इन लोगों ने अपने माइंड को शिफ्ट करके इस वाले पॉइंट पर भी थिंक करना शुरू किया कि क्यों ना इनको हम चराना शुरू करें, इनको पालें। जब हमें ज़रूरत होगी तब हम इनको मार के खा लेंगे या फिर इनसे प्राप्त होने वाले जो भी रॉ मटेरियल है, उनको हम यूज़ कर लेंगे। और इसी समय पर मनुष्य फिशिंग के एरिया में भी अपने ऑक्यूपेशन को इम्पोर्टेंस देना शुरू करता है। और ये वही समय है जहाँ पर अलग-अलग प्रकार के जो खाद्यान्न होते हैं, खाद्यान्न यानी कि जिन्हें आप ग्रेन्स कहते हैं, इनको भी आपने पैदा होते हुए देखा। जैसे कि गेहूँ यानी कि व्हीट हो गया, बार्ले, आपका जौ हो गया, आपका राइस यानी कि चावल हो गया। तो ऐसे आपके खाद्यान्न यानी कि ग्रेन जो कि आपके किस पर आधारित थे? इन ग्रेन बेयरिंग ग्रासेस पर आधारित थे, वो भी डेवलप होने लगे और धीरे-धीरे करके मनुष्य को ये समझ में आने लग गया कि भई यार ये वाली चीज़ भी खाने योग्य है, ठीक है? तो जो समय के मैन, वुमेन और चिल्ड्रन हुआ करते थे, उन्होंने भी हो सकता है कि इन ग्रेन्स को फूड की तरह पर कलेक्ट करना शुरू कर दिया हो और उन्होंने ये भी पता लगा लिया हो कि इनको भी उगाया कैसे जा सकता है। इनको किस प्रकार से हम राइपन कर सकते हैं, पका सकते हैं और इसी प्रकार से आपको अलग-अलग तरीके की इनके द्वारा एग्रीकल्चर थिंकिंग भी डेवलप होती हुई नज़र आई। तो ये अभी तक मैंने आपसे सिर्फ बात की है किसकी? पैलियोलिथिक एज की। अब इस पैलियोलिथिक एज के भी कुछ फेजेज़ होंगे। उस पैलियोलिथिक एज के फेजेस पर अब हम अपना डिस्कशन शुरू करेंगे। अगली चीज मैं आपसे डिस्कस करूंगा फेजेस इन पैलियोलिथिक एज। आइए भी। फेजेस इन पैलियोलिथिक एज। अभी जिस पैलियोलिथिक एज के बारे में मैंने आपको पीछे डिस्कस किया था, अब उसके भी कई सारे फेजेस आपको नजर आएंगे। हम जब भारत के प्राचीन इतिहास की बात करते हैं ना, तो ये जो पूरा पाषाण काल है इसको हम 3 फेजेस में डिवाइड करेंगे। किस आधार पर? स्टोन टूल्स के नेचर के आधार पर कि किस फेज में लोगों ने किस तरीके के स्टोन टूल्स को यूज किया। इसकी वजह से जो भी क्लाइमेट के अंदर या फिर जो नेचर है उसके अंदर चेंजेस आए। तो सबसे पहले जो हम पैलियोलिथिक एज का फेज डिस्कस करेंगे वो रहेगा अर्ली या फिर लोअर पैलियोलिथिक एज। तो मैं यहां पर पहला पॉइंट क्या लिखूंगा? अर्ली और अर्ली और लोअर पैलियोलिथिक एज। इसका समय आपके लिए अगर आप याद रखना चाहें तो इंपॉर्टेंट है, ये आपका 5 लाख बीसी से लेकर 50,000 बीसी तक का रहेगा। इसमें ये अर्ली या फिर लोअर पैलियोलिथिक एज वाला जो आपका फेज है पैलियोलिथिक एज का, वो आपको नजर आएगा। क्या डिस्कशन होगा इस पर? देखो, जब हम लोअर पैलियोलिथिक एज की बात करते हैं तो जो आइस एज का हम जिक्र नहीं कर रहे थे, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इसके अंदर आता है। इसमें अभी मैंने आप लोगों से कहा था ना कि पैलियोलिथिक एज के अंदर जो फेजेस है उसको हम किस आधार पर डिवाइड कर रहे हैं? जो नेचर है स्टोन के बने हुए टूल्स का, उसके आधार पर। इस समय पर जो टूल्स
मनुष्य के द्वारा यूज़ किया जाते थे, उसमें कौन-कौन सी चीज़ें थीं? हैंड एक्सेस यानी कि जो आपकी कुल्हाड़ियाँ होती हैं, पत्थरों की, वो हुआ करती थीं। इसमें और भी कई सारी चीज़ें हुआ करती थी, चॉपर्स ये यूज़ किया करते थे। इस प्रकार के ये यहाँ पर टूल्स यूज़ किया करते थे। कई सारी साइट्स जो कि इस समय से आपकी रिलेटेड है, उनको कई सारे हमारे देश के अलग-अलग एरियाज़ में पाया गया। जैसे कि पंजाब के अंदर एक वैली है, सोआन वैली, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सोहान वैली इन पंजाब। इस समय के संबंधित टूल्स या फिर बाकी के रिमेन्स आपको इस जगह से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा कर्नाटका के अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कर्नाटका के अंदर एक रीजन है जिसका बहुत ज़्यादा ज़िक्र होता है, उसका सवाल भी अभी पूछा गया था, हुंज़गी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हुंज़गी। यहाँ से भी आपको कई सारे रिमेन्स प्राप्त होते हैं जो कि इस समय के मेंस से रिलेट होता है। अर्ली और पैलेलिथिक टूल्स को अलग-अलग जगह से पाया गया। सुहान वैली के बारे में मैंने बताया, अभी मैंने आपको उत्तर प्रदेश के अंदर एक वैली नहीं बताई थी, बेलान वैली। इस बेलान वैली उत्तर प्रदेश में भी आपको इस समय के कई सारे टूल्स की डिस्कवरी होती है। उस बेलान वैली के अंदर आपको कई सारी गुफाएँ भी देखने के लिए मिलती हैं, जहाँ पर उस समय का मनुष्य अपने सीज़नल कैंप्स लगाया करता था, अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए। तो ये जो आपको अलग-अलग इनकी साइट्स है ना, इनके बारे में मैं आपको अपनी पीडीएफ के अंदर दे दूँगा क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा डिस्कशन करना फिर थोड़ा-सा बोरिंग हो जाएगा। तो इनकी कहाँ पर कौन-सी साइट्स को प्राप्त किया गया, भोपाल के अंदर भीमबेटका रॉक शेल्टर्स हैं, गुफाएँ हैं, वहाँ से उस समय के जो मनुष्य हुआ करते थे, उनके कुछ आपको नज़र आते हैं, रहने के कुछ अवशेष। कई सारी साइट्स हैं जहाँ पर बहुत बड़े नंबर में आपको टूल्स प्राप्त हुए हैं, जिनको ये अपनी अलग-अलग एक्टिविटीज़ को करने में यूज़ किया करते थे, ठीक है? तो ये जो हमने बात करी है, ये करी है अर्ली और लोअर पैलेलिथिक एज की, जो कि पैलेलिथिक एज का पहला फेज है। इसके बाद हम सेकंड फेज की बात करेंगे जिसको कहा जाएगा मिडल पैलेलिथिक। मिडल पैलेलिथिक एज। इसका समय काल जो आपका रहेगा वो रहेगा 50,000 बीसी से 40,000 बीसी तक का। इसको मध्यपुरा पाषाण काल कहता है। तो देखो ये वाला जो फेज है, यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज हैं वो और अलग-अलग प्रकार के टूल्स को डेवलप करती हुई नज़र आएँगी। जैसे कि यहाँ पर आपको फ्लेक्स नज़र आने लगे। फ्लेक्स कैसे होते हैं? वो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है उनकी, स्टोन की बनी हुई, ठीक है? इस प्रकार की स्ट्रक्चर को वो अपने अलग-अलग कामों में यूज़ करने लगे। ऐसे जो आपको टूल्स हैं, वो हमारे देश के अलग-अलग आपको पार्ट्स में पाए गए। ब्लेड्स को यूज़ करने लगे। अब उन्होंने थोड़े-थोड़े नुकीले पत्थर भी बनाने शुरू कर दिए, अपनी अलग-अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए। मिडल पैलेलिथिक एज की जब हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पर आपको इस समय के कुछ अवशेष प्राप्त होते हैं। एक इम्पोर्टेंट वैली जिसको अभी हमने पीछे भी जाना था, सुआन वैली। सुआन वैली पंजाब से प्राप्त होते हैं या फिर नर्मदा रिवर वैली से भी प्राप्त होता है। नर्मदा रिवर वैली से भी प्राप्त होता है। बाकी हमारे देश के दक्षिण भारत में तुंगभद्र रिवर से भी कई सारे ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं जो कि इस मिडल पैलेलिथिक एज से आपके रिलेट करता है। पैलेलिथिक एज का तीसरा फेज हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अपर पैलियोलिथिक एज। जो समय रहेगा वो क्या रहेगा इसका? 40,000 बीसी टू 10,000 बीसी। अब आपको ये समझ में आने लग गया होगा कि धीरे-धीरे करके आप इस व्यक्ति को मॉडर्नाइज़ रूप या फिर उसकी जो मेंटालिटी है उसको डेवलप होता हुआ देखेंगे। तो इस समय का जो क्लाइमेट हुआ करता था उसको आप कम ह्यूमिड देखते हैं और आइस एज का ये लास्ट फेज था। क्लाइमेट यहाँ पर धीरे-धीरे करके गर्म होता चला जा रहा था। अगर मैं पूरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में कहूँ तो आप ये कहेंगे
कि ये वाला जो समय है, यहाँ पर आपको और अलग-अलग प्रकार की फ्लिंट इंडस्ट्रीज़ नज़र आएँगी। यहाँ पर आपको आज का जो मॉडर्न मैन है ना, वो डेवलप होता हुआ नज़र आएगा। यानी कि जो हम स्पेसिफिक होमो सेपियंस की बात करते हैं, वो आपको धीरे-धीरे करके इस वाले फ़ेज़ में डेवलप होता हुआ नज़र आएगा। इस अपर पैलेलिथिक एज से संबंधित कुछ आपको साइट्स प्राप्त होती हैं, जैसे कि भोपाल के साउथ में भीमबेडका, मैं एक नाम लिख देता हूँ, भीमबेडका, भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दक्षिण साइड में आप जाओगे तो आपको ये जगह मिलेगी। तो यहाँ से आपको इस समय के जो अवशेष हैं या फिर टूल्स हैं वो प्राप्त होते हैं। इस समय में टूल्स को और ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करी गई, ब्लेड्स को और शार्प बनाया गया, स्क्रैपर्स बनाए गए। तो ये आपका रहेगा अपर पैलेलिथिक एज। तो प्री हिस्टोरिक फेज में हमने कौन सा डिस्कस कर लिया? पैलेलिथिक एज में भी मैंने 3 फेज आपसे डिस्कस कर लिए। लोअर पैलेलिथिक एज, मेसो पैलेलिथिक एज और अपर पैलेलिथिक एज। ठीक है, मिडिल पैलेलिथिक एज, अपर पैलेलिथिक एज। अब दूसरा कौन सा था हमारा, जिसको हम प्री हिस्टोरिक पीरियड में देख रहे थे, वो था दी मेसोलिथिक एज। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड फेज प्री हिस्टोरिक का, वो होगा दी मेसोलिथिक एज। और इस समय के व्यक्ति को आप क्या करता हुआ देखेंगे? हंटरिंग और हर्डर्स, यानी कि इस समय में ये अब अपने जानवरों को क्या करने की कोशिश करेगा? डोमेस्टिकेट करने की भी कोशिश करेगा। तो हंटर्स एंड हर्डर्स। इस डिस्कशन से आगे मैं अगले पार्ट में आप लोगों के साथ बातें डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।